नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे खोटा निबंध की क्लासेस कर रहे हैं, जो कि आपका आज का लास्ट क्लास है, लेकिन हम इसे 2 पार्ट में करने वाले हैं। यह आपका पार्ट नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा है। थोड़ा इसे हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि यह जो खोटा निबंध की क्लासेस है वो आपके सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल और साथ ही साथ झारखंड के जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर खोटा का वहाँ पे सिलेबस दिखा जाएगा तो वहाँ पे खोटा निबंध भी उसमें शामिल होगा, ठीक है। चाहे आप अभी का प्रेजेंट टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम है उन सभी में आप देख सकते हैं, तो अगर खोटा में वहाँ पे खोटा निबंध को शामिल किया गया है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि खोटा निबंध है जो कि आपके डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और इनके पिता का नाम माधव ओदार था और इनके माता का नाम रूपा देवी था और इनका घर चेटर रामगढ़ में था। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि पुस्तक का प्रकाशन जो इनका हुआ था जनजातीय भाषा अकादमी रांची के द्वारा हुआ था और प्रथम प्रकाशन 1990 में और द्वितीय 2017 में। प्रथम वाला बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय झारखंड और बिहार एक हुआ करते थे, और सेकेंड जो हुआ वो 2017 में, तो कि झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया। चूँकि यहाँ पे खोटा निबंध में 12 उस समय निबंध थे पढ़ने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 12 थे, इसलिए हमें यहाँ पे 12 पढ़ने हैं, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो यहाँ पे 17 निबंध है, मतलब कि टोटल 5 और एक्स्ट्रा इसमें खोटा निबंध ऐड किए गए हैं। लेकिन हमें 1 से लेकर जो लगातार है 12 तक हमें वही पढ़ने हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट वे में देख लेते हैं, जैसे कि सॉफ्ट टायर चले हैं, जो कि एक यहाँ पे फिंगाठी निबंध है, ठीक है। और व्यंग्यात्मक निबंध जिसे कह सकते हैं कि दुनिया में अच्छा बुरा सब चलता है, तर्क या कुतर्क से, बिना तर्क से भी, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें दुनिया में चलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट हमारा बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, जिसमें हिंदू उर्दू भाषा में संज्ञा शब्द का लिंग संबंधी समस्याओं पर व्यंग किया गया है। यह भी एक फिंगाठी और व्यंग्यात्मक निबंध है, लेकिन हमारे खोटा में ऐसा कोई भी यहाँ पे बखेड़ा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरा हमारा हो जाएगा बैजक्का बगड़ा काम कम, लोगों से ज़्यादा बोलने और काम कम करने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया गया है। यह भी एक व्यंग्यात्मक निबंध हो जाएगा। चौथा हो जाएगा सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लिए सभी धर्मों में सम्मान जरूरी है, तो यह चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमारा है 5 नंबर पे एगो कुकरी का आत्मकथा। यह एक वर्णनात्मक निबंध है, जिसके जरिए यहाँ पे बताया गया कि मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ है एक कुत्ते के कहानी के माध्यम से, ठीक है। 6 नंबर पे हमारा प्रेमचंद के साहित्य समाज के सैयरे श्रेष्ठताएं योगदान, यह हमारा आज का योग है जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर पे कि भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम, मतलब कि करम पर्व के बारे में यहाँ पे बताया गया सारी चीज़ों के बारे में कि करम पर्व क्या होता है, इसे कब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फूल का पर्व और सरहुल तकर पर प्रासंगिकता, ठीक है। इसके बारे में सरहुल पर्व के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर पे छोटा नागपुर है नैनीताल नेतरहाट, जिसके जरिए नेतरहाट के जरिए बताया गया है कि नेतरहाट जो है नैनीताल के जैसा कितना खूबसूरत है, वह चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। 10 नंबर पे हामिद की संस्कृति टाकर ऊपर संकट, ठीक है। यह और 11 नंबर पे खोटा लेखन परंपरावादी न जनवादी, यह भी एक निबंध है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि हमें खोटा लेखन को परंपरावाद से हटाकर, मतलब छायावाद से हटाकर हमें जो जनवादी जो समस्याएं उन पर विचार करके यहाँ पे निबंध लिखनी चाहिए। और 12 नंबर पे है हमें खड़ा हो, जो कि एक व्यंग्यात्मक निबंध है। भारत के चुनावी राजनीति में आए नैतिक गिरावट को ऊपर व्यंग किया गया है, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ये टोटल 12 निबंध है जो कि हमें खोटा निबंध में पढ़ने हैं। लेकिन आज का हमारा जो निबंध है वह है प्रेमचंद साहित्य के सामाजिक सैयरे श्रेष्ठताएं योगदान, ठीक है। इनका जो योगदान है प्रेमचंद जी का साहित्य के ऊपर, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि किस तरह से छायावाद से हटाकर यहाँ पे जनवादी और मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर सारी चीज़ों को यहाँ पे उनके द्वारा निबंध लिखी गई है, ठीक है। वो ना कि एक कोठरी में रहकर मतलब यहाँ पे निबंध लिखा करते थे, लेकिन वो कोठरी से निकलकर बाहर निकलकर दुनिया में रहते थे और दुनिया की सारी समस्याओं को अपने साहित्य के जरिए वहाँ पे अपने रचनाओं में दिखाते थे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे शब्दावली हो जाएंगे, उनको हम देख लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो आपको मिलेंगी। श्रेष्ठताएं मतलब सही दिशा में, मांझा मांझी मतलब आसपास, मोटा मोटी लगभग, निजौती मतलब अंत तक या शेष तक या ख़त्म होने तक, खाम ख्याली काल्पनिक, पांता पाती समांतर आया यथार्थ या वास्तविक, ढरनच नखरा, चाइल परंपरा, पछलगुआ बाद वाले, उखरैल लिखना, उसकवैल उठाया, मतलब ये सारी चीज़ें खोटा निबंध में है। बाकी बता दो कि हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स ऐप है उसे जाकर आप डाउनलोड करें और वहाँ पे जाकर खोटा निबंध की जो और खोटा की जो
पूरी सिलेबस है, उसे जाकर आप वहाँ से परचेज करें, जो कि आपके सीरियल एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी खोटा निबंध जो है वह आपके सारे एग्जाम में हेल्प करेंगे, कोई भी सा भी एग्जाम हो, आने वाले भी एग्जाम्स हो, झारखंड एसआई की हो, सभी में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे और भी है, जैसे कि यहाँ तक हमने देख लिया। घूरिक मतलब घड़ी या समय, माया घूरा मतलब हृदय परिवर्तन, सिलसिलेवार लगातार, फरनई अस्पष्ट, और कानपतियारी मतलब अंधविश्वासी, भयारन मतलब तुलना, बलबली मतलब वर्चस्व, हेजेमारा मतलब दलित, वाय मतलब पुनर्निर्माण। नेक्स्ट हमारा है चेठा मतलब चेतना, खेंदा खुदरा मतलब विसंगति सामाजिक, और नेक्स्ट हमारा है लिताई मतलब श्रृंखला। तो ये सारे खोटा निबंध की कुछ यहाँ पे शब्दावली थी जो कि हमारे खोटा निबंध की लास्ट क्लास से संबंधित थी। अब हम इसे देखते हैं कि इस निबंध में क्या चीज़ें बताई गई हैं। चूँकि मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज करके लाया हूँ, तो उन सारी चीज़ों को हम एक तरह से देखेंगे। हिंदी और उर्दू साहित्य आकाश में एक ध्रुव तारा जैसे 1901 से 1936 तक चमकता रहा। ध्रुव तारा जो कि एक उत्तर दिशा के यहाँ पे सूचक है, उस तरह से यहाँ पे चमक रहा है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। प्रेमचंद के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि हम मोटा मोटी तौर पे जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था लम्ही बनारस राज्य में, उस समय ब्रिटिश भारत में हुआ करता था। ठीक है, और इनका जो उस समय का नाम था धर्मपत राय श्रीवास्तव था, और इनका जो डेथ हुआ वो 8 अक्टूबर 1936 में बनारस में ही हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में। और इनका जो आयु, जिस आयु में इनका डेथ हुआ वो 56 वर्ष की आयु में इनका डेथ हो गया था। मतलब कि आप देख सकते हैं कि इतने कम वर्ष की आयु में इन्होंने कितनी सारी रचनाएं की हैं। लगभग 300 से ज़्यादा इन्होंने रचनाएं की हैं, इनके द्वारा यहाँ पे की गई है। अगर इनका उपनाम की बात करें तो यहाँ पेन नाम की अगर बात करें तो इनका प्रेमचंद और नवाब राय था। और इनका व्यवसाय मतलब ऑक्यूपेशन की बात करें तो उपन्यासकार और लघु कथाकार थे, मतलब कि नोवेलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, अगर उल्लेखनीय कार्य की बात करें कि इनके जो सबसे फेमस चीज़ों के बारे में बात करें तो गोदान हो जाएगा। ठीक है, बाजारे हुस्न हो जाएगा, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह। आगे चलकर हम इनमें से कुछ कहानियों को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें कहानियों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, किस तरह से छायावाद से बदलते बदलते मार्क्सवादी विचारधारा ये सारी चीज़ों में परिवर्तित हो गई है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। उल्लेखनीय कि प्रेमचंद ने अपने 56 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 56 वर्ष की आयु में, बहुत ही कम उम्र की आयु में इन्होंने 300 से अधिक उपन्यास, लघु कथात्मक और कई निबंध की रचनाएं की, और कई विदेशी साहित्य कृतियों की हिंदी में अनुवाद शामिल है। मतलब इनके द्वारा तो रचनाएं 300 से अधिक की गई, साथ ही साथ यहाँ पे विदेशी जो रचनाएं थी उनका भी यहाँ पे हिंदी में अनुवाद शामिल है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग से लेकर छायावाद युग के शेष तक समाज के सही दिशा के साहित्य को दिखाया है। ठीक है, साहित्य को है सो भारतेंदु युग से लेकर छायावाद के युग तक उनको एक सही दिशा के रूप में ले गया। आगे अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि 1936 में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया था कि 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की इनको अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश संस्था थी, मतलब कि एक इंटरनेशनल संस्था थी। उसका यहाँ पे भारत में एक श्रृंखला खोला गया। ठीक है, तो उसका यहाँ पे शाखा खोला गया, तो उसका वहाँ पे प्रेमचंद जी को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, 1936 में। और कहा गया था, उस समय कहा जाता था कि कला कला के लिए है, जीवन के लिए नहीं। लेकिन आगे चलकर ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और बोला जाता है कि कला कला के लिए नहीं, जीवन के लिए भी है। 1936 से पहले छायावाद, परंपरावाद, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे निबंध लिखी जा रही थी। तो वॉच द प्रीवियस वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया, चूँकि आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कि खोटा लेखन, परंपरावादी, नाजनवादी, इन सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कस कर रखा है इस खोटा निबंध की क्लास में, जो कि आपका 11th नंबर का क्लास हो जाएगा। तो उसे आप जाकर देखिए और सारी चीज़ों को वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब इंटरेस्टिंग वे में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तब उसके समांतर उन्होंने जनवादी यथार्थवाद के विषयों पर साहित्य लिखना शुरू किया। ठीक है, जब यहाँ पे छायावाद की सारी चीज़ें चल रही थी उस समय उन्होंने, जब यहाँ पे सारे जो यहाँ पे हमारे यहाँ के लेखक थे वो वहाँ पे लिखा करते थे परंपरावाद। मतलब परंपरावाद क्या होता है कि जो चीज़ें परंपरा के तौर पे चली आ रही है, जैसे कि राम भगवान के बारे में, या कोई चीज़ें ऐसे सती प्रथा के बारे में, या हमारा समाज ऐसा बनेगा छायावाद के, इन सारी चीज़ों पर लिखी जाती थी। लेकिन उन्होंने यथार्थवाद पर चीज़ों को ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, जो परंपरावाद से हटकर उन्होंने जनवादी विचारधारा पर जोर दिया। ठीक है, जो समस्याएं थी समाज की उन सारी चीज़ों पर वहाँ पे लिखना शुरू किया। ठीक है, साहित्य के जरिए उन्होंने सारी समस्याओं को उखेरा, और बाद के साहित्यकारों ने भी इस विषय को और लेखन को और भी धारदार बनाया। ठीक है, उनके बाद के जो साहित्यकार हैं उन्होंने देखा कि इस तरह की हमें समस्याओं पर और सारी चीज़ों पर विचार करके लिखना चाहिए, तो उन्होंने इस पर
जोर दिया और बाद के साहित्यकारों ने भी ऐसा लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे साहित्य में लेखन की भागीदारी देखने को मिलती है हमें। भारत में पहली बार प्रेमचंद ने गांव की समस्याओं को साहित्य के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेमचंद जो जी थे वो गांव की जो समस्याएं होती थी, जो रियल तौर पे जो सारी चीज़ें वो देखा करते थे, उसे अपने साहित्य के जरिए बताया करते थे लोगों को, क्योंकि वो कभी भी बंद कोठरी में रहकर साहित्य को नहीं लिखे हैं। वो हमेशा लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को देखकर साहित्य लिखा करते थे। ठीक है, अपने जीवन की जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंस होती थी उन सारी चीज़ों पर वो साहित्य लिखा करते थे। कुछ कुछ ऐसा साहित्य इनके हैं जो शामिल है, मतलब इनके साहित्य में, कि जो रियल जो उनके साथ घटनाएं हुई है उनसे रिलेटेड थी। ठीक है, प्रेमचंद ने बंद कोठरी में बैठकर नहीं लिखी, वे वास्तविक रूप से समाज में हो रही घटनाओं पर साहित्य लिखते थे। प्रेमचंद ने ये बात अपने मुंह से कही है, मेरा बचपन गांव में ही बीता है और 1907 से 1914 के 7 वर्षों में मैं गांव-गांव घूमता रहा, इसीलिए मुझे किसानों के प्रति आत्मीयता अनुभव होती थी। उनके दुख सुख में समरस हो सकता था, इसका भी यही कारण है। मतलब कि जो साहित्य वो लिखा करते थे वास्तविक तौर पर, वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो लोगों के बीच में रहा करते थे, जिसकी वजह से वो साहित्य को अपने एक नज़रिए के तौर पे लिख सकते थे। जो समस्याएं थी लोगों की वो वहाँ पे उखेर सकते थे। यह एक इंटरव्यू था जो कि मराठी लेखक के इंटरव्यू में उन्होंने 1935 में बताया था। प्रेमचंद के साहित्य को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला उनका जो साहित्य का कालखंड हो जाएगा वह प्रारंभिक काल हो जाएगा, जो 1907 से लेकर 1920 तक रहेगा। ठीक है, जिसे आदर्शवादी रचनाएं इनमें शामिल होगी, जिनमें क्या हो जाएगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, रानी सारंध, सेवा सदन और प्रेमाश्रय, ये सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी जो कि आदर्शवादी रचनाएं हो जाएंगी। सभी कहानियां इनके वास्तविक जीवन की घटनाएं से प्रेरित था। जैसा कि मैंने बताया कि ये समाज में रहा करते थे, तो इनकी सारी घटनाएं थी, उनमें से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुआ करती थी जो कि उनकी रियल लाइफ से प्रेरित हुआ करती थी, जो अपने समाज में देखा करते थे चारों तरफ, जो उनके आँख के सामने घटित होती थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे साहित्य के जरिए बताते थे। दूसरा हो जाएगा कि मांझा मांझी बेरा कहानियाँ, मतलब कि मध्यकाल, मतलब कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में शामिल थी, जिसमें कि समर यात्रा, साहस, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, वज्रपात, माता का हृदय, सवा शेर गेहूँ, रंगभूमि, गबन आदि। ठीक है, इस समय की कहानी स्वतंत्रता संग्राम और गांधी दर्शन के प्रभाव से प्रेरित था, मतलब कि कर्मवादी सिद्धांत और अहिंसावादी सिद्धांत पर इन्होंने यहाँ पे अपने मध्यकाल में साहित्य लिखा। अगर हम तीसरी बात करें यहाँ पे इनकी पूर्ववर्ती काल के बारे में, तो 1930 से लेकर 1935 के बीच में हो जाएगा, जिन्होंने पूस की रात, कफन, नशा, गोदान और मंगलसूत्र आदि यहाँ पे इन्होंने रचनाएं की, जो कि यथार्थवादी रचनाओं पर संबंधित थी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो पहला हो जाएगा वह आदर्शवादी था, दूसरा गांधीवादी, मतलब कि जो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड थी, और तीसरा यथार्थवादी चीज़ों पर इन्होंने रचनाएं की अपने प्रारंभिक काल से लेकर अपने अंतिम समय तक। प्रेमचंद की लगातार विकसित हो रही रचनाओं से स्पष्ट होता है कि वे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी नहीं थे। ठीक है, वो कभी भी छायावाद के प्रति उन्होंने साहित्य नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने पुरानी विचारधाराओं का साथ लेकर नहीं चला। उन्होंने पुनरुत्थान, सुधारवादी आंदोलन से लेकर गांधीवादी विचार तक और राष्ट्रवादी पूंजीवाद से वैज्ञानिक समाजवाद, मतलब कि तर्क सम्मत समाजवाद से लेकर वर्गहीन समाज तक का एक लंबा सफ़र तय किया। ठीक है, इन्होंने शुरुआत कहाँ से की, तो इन्होंने सुधारवादी आंदोलन से लेकर उन्होंने वर्गहीन समाज तक और जो यथार्थवाद की सारी चीज़ें थी वहाँ तक इन्होंने एक लंबा सफ़र तय किया। प्रेमचंद की शुरुआती दौर की कहानियों में से एक थी सोजे वतन, जो कि स्वतंत्रता पर आधारित थी। भारत को स्वतंत्र बनाने की जो हमारी कल्पना और उससे बहुत रोमांटिक भाषा में यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। जो हमारे यहाँ पे जो हमारे राष्ट्र को एक स्वतंत्र बनाने की जो हमारी कल्पना थी, उसे उन्होंने अपने साहित्य के जरिए बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे बताया कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर इसके लिए मरना भी पड़े तो बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, उन्होंने यह चीज़ बताया था और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी थी जो कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आई थी। इस किताब को देखकर एक अंग्रेजी अधिकारी, जो कि हमीरपुर अंग्रेज कलेक्टर था, ठीक है, हमीरपुर का एक अंग्रेज कलेक्टर था, उन्होंने इस किताब को जलवा दिया और बोला, खैर मनाओ, तुम मुगल सल्तनत में नहीं हो, वरना हाथ कटा लिए जाते तुम्हारे। ठीक है, यह स्टेटमेंट अंग्रेज कलेक्टर के द्वारा प्रेमचंद के लिए दिया गया और उनकी जो पहली पुस्तक थी उसे जला दिया गया, उसे प्रकाशित भी नहीं होने दिया गया। तो यहाँ उस कलेक्टर के द्वारा ये सारी चीज़ें बोली गई थी। आगे एक कहानी है जो हमें पढ़नी है, लगभग 5 से 6 कहानियाँ हमें पढ़नी है, तो मैं इसे धीरे धीरे करके पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हमारा नमक का दरोगा। इसमें एक ईमानदार बंसीधर नामक एक निरीक्षक की कहानी है, जो कि नमक निरीक्षक की है।
ठीक है, जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। इसमें नायक हो जाएगा बंशीधर, नमक विभाग का दरोगा, और दूसरा हो जाएगा खलनायक ओलोपीदीन, जो कि जमींदार हो जाएगा, जो कि एक भ्रष्ट जमींदार होता है, जो कि नमक का यहाँ पे काला बाजारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कहानी को बताया गया है। चलिए मैं इस कहानी को यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं सारी चीज़ों को बता देता हूँ कि एक यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी में बताया गया है कि नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट नागरिकों को चांदी हो गई थी। ठीक है, जितने भी भ्रष्ट नागरिक थे उनकी यहाँ पे चांदी हो गई थी, मतलब कि धनी धन कमा रहे थे, जिसमें नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी रकम कमाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उनमें से एक यहाँ पे बंशीधर नामक का एक ईमानदार यहाँ पे दरोगा होता है, जिसकी कहानी यहाँ पे बताई गई है। चलिए हम कहानी को बढ़ते हैं कि नमक के दरोगा कहानी के नायक बंशीधर। ठीक है, इसमें जो नायक हो जाएगा वो बंशीधर हो जाएगा, जो एक निर्धन गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, किस्मत से मुंशी बंशीधर के नामक विभाग के दरोगा पद की नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। बंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहत देते थे और उनके सामने गरीबी की भी कई समस्याएं खड़ी कर देते थे, लेकिन बंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते थे। ठीक है, क्योंकि वह एक ईमानदार दरोगा हुआ करता था ना। तो एक दिन क्या होता है कि उन्हें नमक के बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। ठीक है, बंशीधर तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। पता चलता है कि इस तस्करी में पीछे वहाँ से बड़े बड़े जिम्मेदार ओल्पदीन का हाथ है। ठीक है, वहाँ के बड़ा जो जमींदार है उसका यहाँ पे हाथ शामिल है। इससे पंडित ओल्पदीन को बुलाया जाता है। पंडित ओल्पदीन बहुत ही निर्दयता के साथ वहाँ पे आता है, क्योंकि उसके मन में यह बात थी कि दरोगा पैसे के दाम पर खरीदा जा सकता है। बंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत देने के तौर पर पेश करता है और जमींदार को गिरफ्तार करके हुक्म देते इसे रिश्वत की कीमत बढ़ जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक चली जाती है। जब वो उसे गिरफ्तार करने लगता है तो वह कीमत जो 1000 रुपये थी वह धीरे धीरे बढ़कर वह 40,000 रुपये चली जाती है। उस समय की यह चीज़ें समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। मुंशी जी का ईमान अभी भी अडिग रहता है और पंडित ओल्पदीन गिरफ्तार हो जाता है। पूरे शहर में जमींदार के बारे में काफ़ी बदनामी और बेइज्जती होती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत में बरी हो जाते हैं और अपने रसूख बंशीधर को नौकरी से हटवा देते हैं। अब बंशीधर की मुसीबत बढ़ जाती है और पैसे की तंगी हालत को देखते हुए वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और घर में बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलती है, जो कि कहानी है, लेकिन यहाँ पे मैं समराइज के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, पूरे शहर में ओल्पदीन की काफ़ी बदनामी हो जाती है। सारी चीज़ हमने पढ़ लिया। एक दिन अचानक पंडित ओल्पदीन मुंशी बंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतन मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि उनके जो ईमानदारी से वो प्रभावित होकर उनके घर पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ईमानदार व्यक्ति था ना, क्योंकि वह 40,000 रुपये की वो रिश्वत नहीं लेता है, तो इस ईमानदारी के तौर पे उन्हें एक नौकरी प्रदान करते हैं और जमींदार बंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत प्रेरित और प्रभावित हो जाता है। इसलिए उन्हें बंशीधर के अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक की नियुक्ति कर देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ईमानदारी की विजय हो जाती है, कि धन के ऊपर धर्म की विजय हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। बाकी हम पार्ट 2 में सारी चीज़ों को आगे देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।